डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो मैट्रिक्स डिस्कस हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चल रहा था सिमेट्री एलिमेंट्स के लिए, तो उसमें हमने ई मैट्रिक्स देखा था और आई मैट्रिक्स देखा था और सिग्मा मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। अब हमारे बाकी के दो मैट्रिक्स जो बचते हैं सी एन और एस एन, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि सी एन एक्सिस के लिए। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा थोड़ा ये, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में पूरा नहीं करवाया था। तो अब अगर हम सी एन एक्सिस के लिए देखें कैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने सी एन एक्सिस है क्या एक्चुअल में। देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर जो हमने ले रखी है वो है जेड एक्सिस जो आपकी तरफ आ रही है। एक्स और वाई एक्सिस पेपर के प्लेन में है और ये पेपर के प्लेन से ऊपर है, ठीक। तो जो हमारी सी एन एक्सिस है वो इस जेड एक्सिस के कोलिनियर है, यानी कि जो हमने अपनी सी एन एक्सिस को एज्यूम किया हुआ है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि लेट सी एन एक्सिस बी कोलिनियर with z axis so that it may be represented as cnz। तो हमने इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो cnz की तरह। अब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर अ पॉइंट p1 इन कार्टेशियन स्पेस विद इट इनिशियल कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, ठीक। अब क्या है, ये x एक्सिस बनाई, ये y एक्सिस, यहाँ पर हमने एक पॉइंट p1 जो है एज्यूम किया जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और z1, ठीक। अगर हम इस p1 से यहाँ x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। और जो ये परपेंडिकुलर यानी कि जो ये वाला स्पेस है, यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे परपेंडिकुलर गया तो वो तो हो जाएगा x1, ठीक है। और यही एक परपेंडिकुलर अगर हम y एक्सिस पर डाल देंगे तो क्या होगा कि ओरिजिन से लेके ऊपर तक का ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है वो y1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, और जो ये लाइन है ये ज्वाइन करने वाली, इसको हमने r से रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने r वेक्टर मान लिया है। तो हमारा एक ये ट्रायंगल फॉर्म होके आ गया यहाँ पर। तो अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट p1 एंड द ओरिजिन इज कॉल्ड r वेक्टर व्हेन रोटेशन इज कैरीड आउट अबाउट z एक्सिस इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल थीटा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा है, जो ये पॉइंट p1 हमने माना था, अब हम z एक्सिस के अलोंग जो है रोटेशन करा रहे हैं। तो z एक्सिस के अलोंग हमने रोटेशन कराई लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराई। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराएंगे तो सपोज हमने वो थीटा एंगल पर जो है रोटेट कराया, यानी कि थीटा यहाँ पर है एंगल ऑफ रोटेशन, जिस एंगल पर हमने पॉइंट p1 के को जो है मूव करा दिया। तो पॉइंट p1 अगर हम उल्टा मूव कराएंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सपोज यहाँ पहुंचा और ये हमारा एंगल हो गया थीटा, यानी पहले ओरिजिन पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन जो है ये हो गई। और फाइनल पोजीशन पर जाकर जो उसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स बने वो x2 y2 और z2 थे। यहाँ पर हमने जो इनिशियली जब हमने r वेक्टर लिया था, जब p1 के अलोंग लिया था, तो उसका कोई एक ये फाई जो है हमने एक आर्बिट्ररी एंगल माना हुआ है, मतलब कुछ भी हमने माना हुआ है अपने मन से, लेकिन यहाँ पर थीटा हमने जिस एंगल पर हमने रोटेट किया वो है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, x2 y2 z2 हो गए जब हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मूव्स टू विद न्यू कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 सिंस द रोटेशन इज अबाउट z एक्सिस z1 ऑफ इनिशियल पॉइंट P विल नॉट चेंज। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम z एक्सिस के अराउंड रोटेट कराएंगे, देखिए z एक्सिस के अराउंड हम ऐसे ही तो रोटेट कराएंगे किसी भी पॉइंट को, तो क्या होगा, जो z एक्सिस के अलाउंग कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तो चेंज ही नहीं होंगे, सिर्फ x1 और y1 वाले जो होंगे वो सिर्फ चेंज जाते हैं, ठीक है। z के अलोंग जो रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक्सिस को इसके अलोंग हम रोटेट कर रहे हैं तो x एक्सिस ऐसे मूव करेगी, y एक्सिस ऐसे मूव करेगी, लेकिन z एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x और y के कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन z एक्सिस नहीं, सॉरी, x और y के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे लेकिन z एक्सिस के एज इट इज रहेंगे। तो अब हमने उसी को यहाँ पर एक इक्वेशन के थ्रू हम बता दे रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट p1 था जिसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 z1, फिर हमने रोटेशन कराई थीटा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब जो पॉइंट हो गया p2 और इसके जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे वो फाइनल कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो गए x2 y2 और z2। अब ये p1 से p2 पोजीशन पर चला गया। जब p2 पर चला गया तो फिर से हमने नीचे एक परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया अब x2, और फिर हम यहाँ भी डाल रहे हैं एक लाइन, तो ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y2, जिसको हमने यहाँ शो भी कर रखा है, ये y2, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये वाला एक और ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो ये जो हमने फाई के साथ लिया हुआ है और एक जो हमारा फाइनल वाली जो वेक्टर था उसके साथ बना है ये वाला,
ठीक है। अब इन्हीं दोनों एंगल के बेसिस पर हम अपना रिजल्ट लेके आएंगे। तो ये हमने यहाँ ये कराया, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अभी हमने बताया कि जो हम रोटेशन करा रहे हैं तो जो फाइनल कोऑर्डिनेट होंगे z एक्सिस वाले वो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए z2 जो है वो z1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब अगर हमें x1 और y1 में चेंजेस को देखना है तो हम कैसे करेंगे। अब जो हमने दो ट्रायंगल देखे थे बस उन्हीं दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल में फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायंगल कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट P1 वी गेट, अब हमें क्या निकालना है, साइन फाई की वैल्यू। देखिए ये वाली, ये हमारा ट्रायंगल है और ये हमारा साइन फाई। ठीक है, साइन फाई की मतलब ये फाई है एंगल, तो अगर हमें साइन फाई की वैल्यू निकालनी तो साइन की वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा और बायो वालों ने शायद 10th में कभी पढ़ा हो, लेकिन तो फिर आपको याद करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें साइन फाई की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर क्या है, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा है ये, तो ये है y1 के इक्वल। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण जो होता है वो ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है r। तो इसका मतलब साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा y1 अपॉन r। तो वही हमने यहाँ लिखा है साइन फाई इज इक्वल टू y1 अपॉन r, और यहाँ से अगर हम y1 की वैल्यू निकालेंगे तो r जो है वो इधर पहुँच जाएगा, तो r साइन फाई हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर इसी ट्रायंगल से हम कॉस फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो आधार हमारा क्या है, बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था हमारा x1 और कर्ण तो हमारा r है ही, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, x1 अपॉन r। तो फिर से हम यहाँ x1 की वैल्यू निकालेंगे तो r यहाँ पहुँचेगा, तो r cos फाई। तो हमारे पास दो जो x1 y1 की रिलेशनशिप यहाँ पर निकल के आ जाएंगी। ठीक, यहाँ पर थीटा क्या हो गया, हमारा एंगल ऑफ रोटेशन, जिस एंगल पर हमने रोटेट किया बस वो थीटा है, और फाई हमारा मैंने आपको बताया सम आर्बिट्रेरी एंगल, कोई भी एंगल जो हमने अपने आप से एज्यूम कर लिया है। नाउ कंसीडर सेकंड ट्रायंगल कंटेनिंग P2। अब हम सेकंड ट्रायंगल पे जाएंगे, तो सेकंड ट्रायंगल हमारा जब हमारी पोजीशन P1 से P2 हो गई है, तो अब जो सेकंड ट्रायंगल बना वो कुछ इस तरह से बना। ठीक, अब अगर हम इसका एंगल देखें तो देखिए इसका एंगल दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, ये तो बेस के साथ जो इसने एंगल बना रखा वो ये एंगल है। यानी अब हम अगर साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल जब हम लिखेंगे तो थीटा प्लस फाई, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं जुड़ जाएंगे उसमें, तो साइन थीटा प्लस फाई हो जाएगा और कॉस थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो जब हम साइन थीटा प्लस फाई लिखेंगे तो अब की बार ये वाला जो है, ये क्या, ये जो हमारा परपेंडिकुलर आया वो हो जाएगा y2 डिवाइडेड बाय r। तो वही हमने यहाँ पर भी लिखा है कि साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू y2 अपॉन r, और जब हम y2 की वैल्यू निकालेंगे तो r साइन थीटा प्लस फाई हो जाएगा। और ऐसे ही हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं, और cos इसमें क्या हो जाएगा, cos के लिए क्योंकि हमें लेना है बेस सबसे पहले, तो बेस इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर x2 और डिवाइडेड बाय r, तो ये cos थीटा प्लस फाई x2 अपॉन r, और यहाँ से हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं x2 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस फाई। ठीक, अब हम इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो हमारी आई है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के बेस पर। देखिए आपने एक ट्रिग्नोमेट्री में अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। बस हमने यही फॉर्मूला यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकालने में लगा दिया है। ठीक है, अगर हम साइन थीटा प्लस फाई को खोलेंगे तो हम साइन a प्लस बी के अकॉर्डिंग खोलेंगे, तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। बस यहाँ पर आपको थीटा लिखना है और यहाँ आपको a की जगह आपने थीटा लिखना है और b की जगह आपने फाई लिखना है, बस उसी हिसाब से हमने यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखी है। तो सबसे पहले हमने x2 की वैल्यू निकाली, x2 मतलब कॉस थीटा प्लस फाई, तो r तो यहाँ एज इट इज लिख देंगे। कॉस जो है हमारा a प्लस बी, हमने अभी अभी देखा कि कॉस a b होता है, तो ये हमने लिखा कॉस थीटा कॉस फाई यानी कॉस a कॉस b, फिर माइनस साइन a साइन b होता है तो साइन थीटा साइन फाई हो गया। फिर हम y2 की वैल्यू निकालेंगे, r कॉमन हो गया हमारा साइन a प्लस बी के अकॉर्डिंग साइन a कॉस b कॉस a साइन b, तो वही हमने यहाँ लिखा है साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। तो ये हमने इस तरह से फिफ्थ और सिक्स्थ हमारी इक्वेशन बन जाएंगी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ जो हमने ऊपर देखिए वैल्यू निकली है r साइन फाई इज इक्वल टू हमारा y1 है और r cos फाई इज इक्वल टू x1 है, वही वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। इसमें से हम r cos फाई और
ये r और ये साइन फाई, इसके वैल्यू की जगह हम यहाँ पर x1 और y1 यहाँ रख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन में यही किया है कि सब्स्टिट्यूटिंग फॉर r cos फाई एंड r sin फाई फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 इनटू इक्वेशन 5 एंड 6, तो हमने यहाँ पर रखा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम r cos फाई की वैल्यू देखें तो r cos फाई हमारा क्या आ रहा है x1, तो हम इसकी जगह यहाँ पर x1 cos थीटा एज इट इज रहेगा, तो x1 cos थीटा माइनस, अब हमारा r sin फाई क्या आ रहा है, r sin फाई आ रहा है y1, तो माइनस y1 साइन थीटा हो जाएगा। तो वही हमारा यहाँ आ गया x1 cos थीटा माइनस y1 साइन थीटा। और ऐसे ही हम y2 के लिए भी कर लेंगे, यहाँ से ऊपर से बस वैल्यू आपने रखनी है और यहाँ पर एज इट इज़ पुट कर देनी है। तो हमारी y2 की वैल्यू आ जाएगी x1 साइन थीटा प्लस y1 cos थीटा। अच्छा, अब ये हमारी जो दो इक्वेशन है इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे, जैसे कि हम पहली वाली मैट्रिक्सेस में लिखते आ रहे हैं मैट्रिसेस में। तो यहाँ पर x2 इज इक्वल टू इसको x1 cos थीटा, ये दो इक्वेशन लिखा, प्लस 0 इंटू Z1। अब 0 इंटू Z1 का कोई मतलब तो है नहीं, तो आंसर तो हमारा यही आएगा। बस हमारा एक्सपैंड कर लिया हमने x1 y1 और Z1 के रिलेशन में, ठीक है। अब हमने ऐसे ही y2 को लिखा, y2 को हमने ये सारी इक्वेशन एज इट इज लिखी, प्लस 0 इंटू Z1 कर दिया, कोई चेंज नहीं आया। Z2 इज इक्वल टू हमारा Z1 आ रहा था, ये हमने सबसे शुरू में निकाल लिया था, क्योंकि Z2 के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि Z के कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं होता, तो Z2 इज इक्वल टू Z1 लिखा था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू y1 प्लस 1 इंटू Z1, ठीक। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई। अब इन तीन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये x2 y2 z2 ये हमारे मैट्रिक्स हो जाएगी, और यहाँ पर जो x1 y1 z1 है वो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं। बाकी जो x1 y1 z1 के अलावा जो भी कुछ लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे x1 cos थीटा है तो हम यहाँ cos थीटा लिखेंगे, माइनस साइन थीटा बचा तो ये माइनस साइन थीटा, यहाँ पर 0 तो ये 0 लिखा। फिर x1 तो हमारा चला ही गया है, यहाँ पर साइन थीटा ये हो गया, फिर cos थीटा आ गया, फिर 0 यहाँ आ गया, फिर ये भी 0, ये 0, फिर 1, तो 0 0 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन बनी वो हमारी इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर बनती है। कि हम क्या कर रहे हैं, इस रो को इस कॉलम से, पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो जब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो देखिए cos थीटा x1, तो पहला वाला मल्टीप्लिकेशन x1 cos थीटा, उसके बाद हम प्लस का साइन लगाते हैं और फिर सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका भी सेकंड एलिमेंट ले लेते हैं, कॉलम का भी सेकंड एलिमेंट लेंगे, रो का भी सेकंड एलिमेंट, तो माइनस y1 साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस लगाया था बीच में, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये y1 साइन थीटा हो जाएगा। और फिर ये 0 को Z1 से करेंगे, तो हमारी पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। फिर y2 वाली इक्वेशन कैसे बनी, इसको हमने फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर Z2 वाली कैसे बनी, इसको हमने फिर इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बन सकती है। और हमारी जो अब CN/Z की मैट्रिक्स आ जाएगी वो आ जाएगी ये वाली, यानी कि CN/Z को जब हमने x1 y1 z1 पर अप्लाई किया तो हमारी फाइनल कोऑर्डिनेट्स हुए वो x2 y2 z2 हुए, या हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स बन के आई वो x2 y2 z2 बन के आई। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो CN/Z की हो गई, तो वो हमने एज इट इज लिख ली। अब ये CN/Z मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रोटेशन इज परफॉर्म्ड इन एन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था। तो ठीक इसी तरह से अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेशन देखनी है तो टू गेट द मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लॉकवाइज रोटेशन रिप्लेस थीटा विद माइनस थीटा। अब की बार पहले हमने थीटा माना था एंटी क्लॉकवाइज में, तो अब अगर हम उसके उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, CN/Z, अब हम यहाँ पर जहाँ पर भी, अगर ये तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए होगी, अगर हमें क्लॉकवाइज करना है तो थीटा की जगह बस हमें माइनस थीटा पुट कर देना है, ठीक। तो हमें जो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, तो जब हम इसको थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करेंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी, जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए चलेगी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि cos माइनस थीटा हमारा cos थीटा के इक्वल होता है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री से आया, cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा के इक्वल होता है, और साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो cos माइनस थीटा की जगह हमने cos थीटा लिखा, और ये जो साइन माइनस थीटा था इसका आंसर माइनस साइन थीटा है, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी भी लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन थीटा आ गया, ये 0 0 रहेगा। फिर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल, ये 0 और बाकी नीचे एज इट इज रहेगा। तो ये हमारी CN/Z के लिए आ जाएगी। अब अगर हमें CN/X और CN/Y के लिए भी हम बिल्कुल इसी तरह से निकाल सकते हैं। जब हम CN को कोलिनियर कर देंगे x एक्सिस के अलोंग, या हम कर देंगे उसको y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो CN/X की हम लिख सकते हैं। अब
ये बहुत इजी है मतलब लिखना। अगर आपको ये आ गई है समझ में तो ये आप डिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हर कोई डिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आएगा तो खाली कोई भी एक एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। तो इससे आप ये सब बना सकते हैं। लेकिन देखिए सी एन जेड में क्या हुआ, सी हमें सिर्फ ये चीज़ें याद, अगर आपको याद करना है तो ठीक है, डिड्यूस करना तो कर ही लेंगे आप, लेकिन जब कॉम्पिटिशन लेवल पे जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि सारी डिड्यूस तो नहीं करके देखेंगे वहाँ पर, तो हमें सिर्फ याद होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए बस। तो अगर याद करने का तरीका, तो आपको ये चीज़ याद कि कॉस थीटा साइन थीटा फिर माइनस साइन थीटा कॉस, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी सब आपको 0 0 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर z है तो z के अलोंग जो भी मैंने आपको बताया था, देखिए वैल्यू ये x एक्सिस की, जब हम कैरेक्टर देखते हैं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो जो z एक्सिस, क्योंकि z यहाँ पर लिखा, जो चीज़ यहाँ लिखी होती है उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सी एन एक्स, तो ये x थी तो यहाँ पर 1 रहेगा, बाकी उस रो में हम सब कुछ 0 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि बाकी जो दोनों रो हमें लिखनी है वो हमें कैसे लिखनी है कि जैसे हम यहाँ पर आप समझ सकते हैं z थी तो z की जगह हमने 1 लिखा, बाकी पूरी रो हमारी 0 हो गई। और बाकी ये दोनों रो लिखने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर z है तो जो x और y है वहाँ पर इन दोनों में, तो जो z होगा वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ x और y, ये x की जगह है, ये y की जगह, फिर ये x की जगह और ये y की जगह। मैंने आपको बताया था ना, ये x, ये y, ये z, फिर ये x, ये y और ये z होता है इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, जब सी एन एक्स के लिखेंगे तो एक्स वाली एक्सिस सबसे शुरू में लिखेंगे 1, यहाँ पर ये एक्स के लिए है क्योंकि, ठीक है। और उसके बाद ये वाली रो पूरी 0 हो जाएगी और 1 के नीचे भी पूरा आपको 0 कर देना है। और फिर यही वाली जो 4 हमारी जो कहते हैं कि सबसे जो भी डिजिट्स हैं या कुछ भी आप मान लीजिए, जो भी हमने यहाँ लिखा हुआ है वही सब कुछ हमें उतार देना है यहाँ पर। पहले आपने सी एन जेड के लिए देख लिया, यहाँ 1 लिखा, इसके ऊपर भी 0 लिख दिया, यहाँ पर भी 0, यानी इसकी रो भी 0 हो गई और इसके कॉलम भी 0 हो गए, ठीक है। और ये आपने याद कर लिया। यहाँ पर सी एन एक्स के लिए आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 लिखा, ये पूरा 0 कर दिया, इसके नीचे पूरा 0 कर दिया, और यही चारों चीजें एज इट इज इसी ऑर्डर में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर नीचे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अगर हमें सी एन वाई के लिए लिखनी है तो वाई वाली पोजीशन पर हमारा 1 हो जाएगा और 1 के ठीक ऊपर नीचे 0 और ये रो, यानी इस वाला कॉलम 0 हो जाएगा, बाकी जो दोनों एलिमेंट्स हैं और इसके भी रो के भी जो बाकी दोनों एलिमेंट्स हैं 0 हो जाएंगे। और सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, शुरू में कॉस थीटा लिखना है, पहले जब आप ये लिख चुकेंगे तो आपके पास सिर्फ 4 प्लेस खाली बचेंगे, ये और ये। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पहले कॉस थीटा लिखना है, फिर साइन थीटा लिखना है, फिर माइनस साइन थीटा लिखना है, फिर कॉस थीटा लिखना है। तो बहुत इजी है इसको याद करना, पर अगर आप ये डिड्यूस कर लेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक डिड्यूस करनी आनी चाहिए जो कि मैंने आपको बता दी है, बाकी दोनों आप याद कर सकते हैं। और याद करने का तरीका यही है कि बस आप ये ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है बस आपको उसकी जगह पर 1 लिखना है। और जगह वो कौन सी होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, मतलब एक्स के लिए लिखते हैं, ये यहाँ मिडिल में हम y के लिए लिखते हैं और यहाँ कॉर्नर में हम z के लिए लिखते हैं। डायगनली जब जाते हैं तो ये x के लिए, ये y के लिए, ये z के लिए। तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है बस उसकी जगह पर 1 लिख के उसका रो और उसके जो रो वाले बाकी रो वाले एलिमेंट है और बाकी जो इसके क्या कहते हैं इसे कॉलम वाले एलिमेंट है उन सबको 0 लिख के सिर्फ ये वाला ऑर्डर एज इट इज़ आपको उतार देना है। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टर पर। कैरेक्टर मैंने आपको बताया था जो भी हमारे डायगनल एलिमेंट्स होते हैं कि हम यहाँ से ये टॉप से लेके यहाँ इधर की साइड बॉटम की तरफ जाते हैं, तो ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं बस हमें इनको प्लस करके लिखना होता है। तो एक कॉस थीटा ये, एक कॉस थीटा ये और ये 1, तो यानी कि 2 कॉस थीटा हो गए प्लस 1 हो गया। तो इसलिए इसका जो कैरेक्टर आ जाएगा वो 2 कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा। थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन है। तो कैरेक्टर अगर आपको निकालना है एक्स का मतलब सी एन का, तो आपने सिर्फ वो एंगल जिस पर आपने रोटेट किया बस उस एंगल की वैल्यू यहाँ पर लिखिए, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर मैट्रिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली जो है इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके बाद जाते हैं इसी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो सी एन जेड है उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो मैंने बताया है। तो सबसे पहले अगर हम C1 की बात करें, C1 का क्या मतलब हुआ 1, यानी कि हमारा थीटा जो हो गया वो 0 हो गया। जो ऑर्डर हम निकालते हैं वो 360 डिग्री बाय एन करके निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, पहले से ही बताती आ रही हूँ। तो 360 डिवाइडेड बाय 360 हो जाएगा, तो हमारा तो आंसर हमारा जो ऑर्डर निकलेगा वो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं C1 का मतलब ये होता है, ये मैंने आपको पॉइंट रूप में बताया था कि C1 हमारा E के इक्वल आता है। तो वो हम मैट्रिक्स की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं कि C1 जो है हमारा E है। C1 का मतलब है हमने 360 डिग्री पर रोटेट कर दिया मॉलिक्यूल को, और जब मॉलिक्यूल को हम 360 डिग्री पर रोटेट कर दिया या हमने कुछ भी नहीं किया मॉलिक्यूल में,
जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं किया, यानी कि हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल एज इट इज़ रहा, और 360 पर भी अगर हम रोटेट करेंगे तो हमें ओरिजिनल मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। तो बस अगर हम यहाँ वैल्यू रखें, यहाँ पर हमारा C1 के लिए कॉस थीटा, ये हम z एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं, तो z एक्सिस में ये कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा था और ये 1 था। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, यानी कि कॉस थीटा हमारा या तो 0 रख लीजिए या 360, एक ही बात होगी। कॉस 360 हो या कॉस 0 हो, वैल्यू उसकी हमेशा 1 होती है, तो हमने 1 वैल्यू रखी। यहाँ पर भी हमारा कॉस 360 या कॉस 0 तो 1 रखेंगे, और ये तो 1 ऑलरेडी है ही। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो कैरेक्टर आएगा वो 3 आ जाएगा, और ये 3 किसका, आइडेंटिटी का भी तो हमारा 3 ही कैरेक्टर आ रहा था। तो दिस मैट्रिक्स इज द सेम एज द ई मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स के बिल्कुल इक्वल होती है, तो इसीलिए इसका कैरेक्टर भी जो सेम होता है, और C1 इज इक्वल टू ई होता भी है, ये मैंने आपको सबसे शुरू में बताया भी था। अच्छा, अगर हम C2Z निकालेंगे तो C2 का क्या मतलब हो गया, अब 360 डिवाइडेड बाय हमने वो एंगल कर दिया, या 360 डिवाइडेड बाय आप 2 कर देंगे तो आपके पास एंगल भी निकल के आ जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाय आपने ऑर्डर कर दिया तो एंगल निकल के क्या आ गया, 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर cos 180 की वैल्यू रखनी है, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, यहाँ पर भी -1, ये 1, तो x C2 क्या निकल के आ जाएगा, हमने इन तीनों को सिर्फ प्लस कर देना है, तो -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, खाली -1 बचेगा, तो ये आ गया -1। C3 के लिए हमारा थीटा कितना होता है, 120 डिग्री, तो 120 की वैल्यू रखेंगे, cos 120 की वैल्यू रखी यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने cos 120 की वैल्यू रखी, और जो ये वैल्यूज़ रखी हैं वो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा की वैल्यू रखी हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो वैल्यूज़ रखी हैं, अगर CNZ के लिए हमारे यहाँ पर cos थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और cos थीटा आ रहा था, तो वही मैंने आपको सिर्फ cos थीटा की वैल्यू रख के बताई, मतलब बाकी भी रखी हुई है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ cos थीटा के लिए बता रही हूँ। तो जैसे अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो cos थीटा cos 120 -1/2 होता है, तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर -1/2, और यहाँ हमारा साइन थीटा था तो साइन 120 हमारा -3/2 होता है, और माइनस साइन थीटा हमारा √3/2 हमने लिखा हुआ है। तो हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू निकल रही है वो 2 cos थीटा + 1 निकल रही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -हाफ हमारा -1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। फिर ऐसे ही C4Z का मतलब है हमने थीटा जो लिया है वो 90 डिग्री लिया है, और cos 90 हमारा 0 होता है, तो ये 0, ये भी 0 हमारी वैल्यू, ये 1 तो ऑलरेडी है ही। यहाँ पर हमने sin 90 रखा, sin 90 1 होता है, और -sin 90 -1 मतलब हमारा लिखा गया, और जब हम यहाँ पर इसको हम प्लस करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे पास C1 का कैरेक्टर 3, C2 का -1, C3 का 0, C4 का 1। तो C1 की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, हमेशा C2 ये आपको याद होना चाहिए, C2 C3 C4 -1 0 1, ठीक है। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चाहे तो आप मैट्रिक्स बना के निकाल सकते हैं इस तरह से, या फिर आप 2 cos थीटा + 1 में सिर्फ सिंपल आपको जो है cos थीटा की वैल्यू रखनी है बस। यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से भी यही सेम आंसर आने वाला है आपका, तो यहाँ पर भी आप cos थीटा की वैल्यू रखिए, फिर इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा SN एक्सिस बची है, मैट्रिक्स फॉर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। SN के लिए क्या करना है, SN हमें पता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है कि हम एक CN एक्सिस लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने SNZ लिया है तो CNZ लिया, और CNZ का परपेंडिकुलर प्लेन सिग्मा XY होगा, जाहिर सी बात है। अगर हमारी ये Z एक्सिस है, यहाँ पर सपोज हमारी X एक्सिस है और ये हमारी Y एक्सिस है, तो जो ये हमारी CN एक्सिस है तो इसका परपेंडिकुलर तो यही वाला प्लेन जाएगा, नीचे वाला प्लेन जाएगा। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि कौन सा किसका प्लेन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं, जो यहाँ पर एक्सिस लिखी होती है, यानी कि जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, Z लिखा हुआ है, Z के अलावा हमारे पास 2 ही चीज़ बची, X और Y, तो वो हमारे प्लेन बन जाएगा। अगर यहाँ पर X लिखा हुआ होता तो यहाँ YZ हो जाता, यहाँ Y लिखा होता तो यहाँ XZ हो जाता। तो जो भी चीज़ यहाँ लिखी हो, उसकी बाकी जो दोनों चीज़ें बची हैं वो सिग्मा में चेंज हो जाएंगी। और बाकी आपको पता होना भी चाहिए कि अगर ये CNZ है तो XY प्लेन हमारा परपेंडिकुलर प्लेन जो है वो यही होगा, अगर ये हमारा है तो परपेंडिकुलर प्लेन ये होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे है तो परपेंडिकुलर प्लेन इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम इसका परपेंडिकुलर प्लेन निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अब क्योंकि हमें CNZ की मैट्रिक्स भी पता है और सिग्मा की भी मैट्रिक्स भी पता है, तो हम ये दोनों मैट्रिक्स को यहाँ लिखेंगे और दोनों का आपकी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब हम जो है ये 3×3 मैट्रिक्स को 3×3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर क्या करा था, ये 3×3 वाली मैट्रिक्स थी, और यहाँ पर हमारी जो थी 3×1 वाली मैट्रिक्स थी। आपने देखा था ना, इससे पहले जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास जो थी ये वाली मैट्रिक्स थी।
ये वाली मैट्रिक्स थी सिर्फ 3 × 3 और ये 3 × 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारी ये वाली इक्वेशन बन के आ रही थी। लेकिन अब हमारे पास दोनों ही 3 × 3 मैट्रिक्स हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे तो फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। आपने सिर्फ इतना याद कर लिया, फिर आप, हालांकि आप देखें तो ये बहुत इजी है SN Z जो निकल के आएगा, पर फिर भी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी बताऊंगी ताकि आपको अगर भूल भी जाओ तो कम से कम आप डिड्यूस कर सको वहाँ पर। देखिए, अगर आपको यहीं से आपको देखना है इसमें और इसमें जो डिफरेंस होता है, ये हमारी CN Z की है और ये हमारी SN Z की है, तो इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि ये 1 है और यहाँ पर ये -1 है। देख रहे हैं आप, ये cos थीटा है तो ये भी cos थीटा, ये sin थीटा तो ये भी sin थीटा, ये 0 0, ये माइनस, ये सब, ये पूरी लाइन रो जो है सेम है, और यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज है कि ये -1 हो जाता है। इसीलिए इसका कैरेक्टर जो निकल के आता है वो 2 cos थीटा -1 होता है। तो CN और SN में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आपको मल्टीप्लीकेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में अगर सिंपल मल्टीप्लीकेशन भी आ सकती है कि आपने इस वाले ऑपरेशन को इस वाले ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। पर देखिए, हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास, मैं ये बना ले रही हूँ पहले, ये हमारा cos थीटा है, ये sin थीटा है, ये 0, ठीक है, फिर माइनस sin थीटा, फिर cos थीटा, ये 0, ये 0 0 1, ये तो हमारी हो गई CN की एक्सिस। और सिग्मा की मैंने आपको बताई थी कैसे बना सकते हैं हम, एक्स वाई, यानी एक्स और वाई की जगह पे तो हमें 1 और 1 लिखना है, ये एक्स की पोजीशन है, ये वाई की पोजीशन है, डायगोनल अगर हम जा रहे हैं, और जो नहीं लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमें -1 कर देना है। ये सब मैंने पिछली बार समझाया था, इसलिए मैं दोबारा आपको समझा नहीं रही हूँ, सिर्फ लिखने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे हम लिख सकते हैं, और बाकी सब आप इसमें 0 कर देंगे, ठीक। तो अब मैंने यहाँ लिखा 1 0 0, फिर 0 1 0 और 0 0 -1, ठीक है। अब हमें ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करते हैं, पहले हमने ये रो ली, रो को हमेशा कॉलम के साथ करते हैं, इस रो का पहला एलिमेंट तो कॉलम का पहला एलिमेंट, रो का सेकंड एलिमेंट तो कॉलम का सेकंड एलिमेंट, रो का थर्ड एलिमेंट तो कॉलम का भी थर्ड एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस रो को जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो जो भी एलिमेंट आएंगे वो मैं यहाँ लिखती चली जाऊंगी। फिर इसी फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम के साथ, तो ये फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, ठीक। अब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो cos थीटा और 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा। फिर इसका सेकंड एलिमेंट, इसका भी सेकंड एलिमेंट, sin थीटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो +0 लिख देना है हमें। फिर इसका थर्ड एलिमेंट, तो इसका भी थर्ड एलिमेंट, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब हम ले रहे हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी रो तो हमारी यही रहेगी लेकिन कॉलम हमारा अब सेकंड हो जाएगा। तो cos थीटा को जब आप 0 से मल्टीप्लाई, अभी भी हमें इसका भी फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, तो cos थीटा को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर हमने प्लस किया, फिर sin थीटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो sin थीटा आंसर आया, फिर प्लस किया, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब हम फर्स्ट रो ले रहे हैं, यही वाली रो, और थर्ड कॉलम ले रहे हैं, यानी कि अब की बार हमारा कॉलम जो होगा वो ये हो जाएगा, तो cos थीटा 0 0 हो जाएगा, sin थीटा 0 0 हो जाएगा, और 0 -1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेकंड रो लेंगे इनटू फर्स्ट कॉलम, फिर हम यहाँ सेकंड रो लेंगे इनटू सेकंड कॉलम, फिर हम यहाँ थर्ड रो लेंगे इनटू थर्ड कॉलम। बहुत ही गंदा लिख रही हूँ मैं, पर इसके लिए सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि। तो अब हम सेकंड रो ले लिए हमने, सेकंड रो में हमारा माइनस थीटा है, लेकिन हमें फर्स्ट कॉलम लेना है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इस कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट, तो माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ही हो जाएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस साइन थीटा। फिर सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, दोनों 0 हो जाएंगे, कॉस थीटा और 0 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है, तो रो तो हमारी यही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा 0 0 हो जाने वाला है, ठीक है। फिर कॉस थीटा और 1 यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा, फिर 0 और 0 तो ये 0 हो जाएगा। अब हम थर्ड रो,
सॉरी सेकंड रो लिखा, मैंने गलती से थर्ड रो लिख दिया। रो हमारी यही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो सेकंड रो माइनस साइन थीटा 0 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये सब कुछ 0 रहेगा हमारा। ठीक है, अब हम लेंगे थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो हमारी सेम रहेगी, कॉलम चेंज होता चला जाएगा, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। ठीक, थर्ड रो हमारी ये है, तो ये 0, फर्स्ट कॉलम 1, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो तीनों 0 0 0 हो जाएंगे, तो हमारा टोटल हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, फिर से हमने थर्ड रो ली, अब सेकंड कॉलम लिया, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हमारा फिर से 0 हो जाएगा। अब फिर से थर्ड रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस फिर इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -1 आ जाएगा। ठीक, अब इसी का जो रिजल्ट है उसी से हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर तो कॉस थीटा आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो साइन थीटा आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो 0 आएगा, इन सबको प्लस किया तो माइनस साइन थीटा आया, इन सबको प्लस किया तो कॉस थीटा आया, ये तो 0 है ही, ये सब प्लस 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 करके ही 0 आए हैं, ये 0, इन सबको प्लस किया तो -1, तो ये हमारी जो है वो मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब भी आपके पास 3/3 वाला कुछ भी हो, 3/3 को 3/3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने सिर्फ रो को कॉलम से, हर रो को हर कॉलम से, पहली बार फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो, और इस तरह से आपकी जो है ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। और सबको आपने ये हर रो का पहला एलिमेंट है तो कॉलम का भी पहला एलिमेंट लेना है, फिर सेकंड एलिमेंट तो इसका भी सेकंड एलिमेंट, इस तरह से आपको ये मल्टीप्लाई करके लाना है। तो आंसर आपका देख लीजिए, मैच कर लीजिए, हमारा कॉस थीटा साइन थीटा 0 है तो कॉस थीटा साइन थीटा 0 है, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 है तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 है, फिर 0 0 -1 है तो 0 0 -1 है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ क्योंकि। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, SN/Z की हमारी ये निकल के आई थी, तो SNX और SNY की भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें SNX निकालनी है, अब देखिए SNX के लिए हमें CNX लिखना पड़ेगा, और CNX के लिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ x की जगह पे हमने 1 लिख देना है, तो x की जगह पे 1 किया, और जो इसकी रो थी और इसका कॉलम था वो सब तो 0 कर दिया, और ये हमने एज इट इज उतार लिया था, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने एज इट इज उतारा। सिग्मा YZ में आपने क्या करना है, y और z के प्लेस पर तो 1 ही लिखना है, तो ये y का प्लेस होता है, ये z का, और x की जगह पे आपने -1 कर देना। फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो है ये वाली जो है बन के आ जाएगी। इसको आप खुद से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, जैसे मैंने आपको ये करना सिखाया, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। पर जनरली हम SNZ वाली ही याद करते हैं क्योंकि ज़्यादातर यही पूछ जाती है, लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कोई भी मल्टीप्लिकेशन पूछ सकते हैं, तो अगर x का भी पूछा है तो आप खुद से बना सकते हैं अगर आपको ये वाली याद होगी तो, और आपको मल्टीप्लिकेशन करना आएगा तो। ठीक, इसी तरह से हम SNY की बना सकते हैं, CNY की, और सिग्मा XZ की। अब CNY हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, y की जगह पे 1 लिख रहे हैं, और y वाला कॉलम और 1 वाला कॉलम भी और 1 वाली रो जहां पर हमने 1 लिखा है वो सब 0 कर देंगे, और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सिग्मा XZ, x और z की जगह पे, ये x है और ये z है, इसकी जगह पे 1 लिखा और y की जगह पे -1 कर दिया हमने, और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया ये। अब कैरेक्टर अगर हमें निकालना है, कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट को प्लस कर देते हैं, तो 2 cos थीटा -1, तो CN का जब हम कैरेक्टर निकालते हैं तो 2 cos थीटा +1 आता है, और अगर हम इसका निकालेंगे तो 2 cos थीटा -1 आएगा, और फिर हम इसी के डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा हम क्या कर सकते हैं, सेवरल टाइप्स के SNZ की कैरेक्टर निकाल सकते हैं। और अब की बार मैंने आपको मैट्रिक्स की हेल्प से नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूले की हेल्प से करना बताया है। तो CN में मैंने मैट्रिक्स की वजह से हेल्प से बताया था, यहाँ पर मैंने इसकी हेल्प से बता दिया। दोनों आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, बस ये तरीका ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें हमें मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब हम कैरेक्टर टेबल पढ़ेंगे तो हमें तो सिर्फ कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, पर हाँ आपको डिड्यूस करना आना चाहिए, क्योंकि आपका MSc लेवल है तो जो थ्योरी वाले पेपर है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। हाँ, जब आप कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तब आपको डिडक्शन करने को तो मतलब डिड्यूस करने को तो नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे ही आ जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। जैसे S1 है, अच्छा मैंने पता नहीं आपको कभी बताया कि नहीं बताया, S1 जो है हमारा हमेशा सिग्मा के इक्वल होता है।
तो अब वो सिग्मा के इक्वल होगा क्यों? देखिए S1 हम क्या लिखेंगे, हम C1 लिखेंगे और सिग्मा लिख देंगे। ठीक, C1 मैंने आपको अभी भी बताया, C1 हमारा E के बराबर होता है, E मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, और किसी भी चीज़ को जब हम ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा सिग्मा आता है। और ये शायद मैंने आपको मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके भी समझाया था, नहीं समझाया होगा तो आप खुद से समझिएगा इस चीज़ को, कैसे हमारा S1 जो है सिग्मा के बराबर है। तो मैट्रिक्स की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि S1 जो है सिग्मा के बराबर होता है। इसलिए जो S1 का हमारा जो कैरेक्टर निकल के आएगा, क्योंकि सिग्मा का कैरेक्टर हमारा 1 होता है, तो देखिए S1 का भी हमारा 1 ही निकल के आ रहा है। कैसे? S1 का मतलब हमें कॉस या तो हम 0 रख देंगे या कॉस 360 रखेंगे, तो 2 कॉस 360 या कॉस 0 एक ही बात है, और कॉस 360 हो या कॉस 0 हो, वैल्यू उसकी 1 होती है। तो हमने 2 इंटू 1 किया -1, तो आंसर ये 1 आ गया, तो सिग्मा के बराबर ही निकला। और S2 हमारा जो होता है वो I के बराबर होता है। ये तो मैंने आपको करके बताया भी था कि S2 I के बराबर कैसे होता है। इसीलिए जो हमारा इसका भी करेक्टर निकल के आएगा, कैरेक्टर से हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों इक्वल है। इस I का करेक्टर हमारा -3 निकल के आया था, अगर आपको याद हो। E का +3 निकल के आया था और I का -3। I और E एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे थे। तो S2 का मतलब हमने क्या करा, 180 डिग्री का एंगल लिया। तो 2 cos 180, 180 का cos 180 कितना होता है, -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे -3 आएगा। ऐसे ही इसकी हेल्प से हमने ये निकाला, इसकी हेल्प से। तो S2, S3, S4 लाइन से होते हैं, -3, -2, -1। तो ऐसे ही आपको वहाँ पर Cn के लिए याद रखना है और ये Sn की याद रखनी है। तो Cn के लिए जब हमने निकाला तो वहाँ पर C2, C3, C4 जो थे वो -1, 0, +1 आए थे, यहाँ पर -3, -2, -1 आए थे। और ये मैंने एक टेबल बना रखी है आपके लिए। ये तो वैसे मैथ्स वालों को तो पता ही होगा, पर बायो वाले हैं तो अगर आप याद कर सकते हैं इसको। हमें ये एंगल देखने होते हैं 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, यहाँ तक बस आपको 90 तक अगर आपको याद है, और याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो फिर बाकी सब आप यहाँ से याद कर सकते हैं। पर हमें जो ग्रुप थ्योरी में ज़रूरत पड़ती है जनरली, हमें देखिए जैसे हमने यहाँ S1 किया है, तो या तो 0 की या 360 एक ही बात है। ये लास्ट में अगर आपके मोबाइल पे नहीं आ पा रहा है तो मैंने ये लास्ट में 360 लिखा हुआ है, और 360 की वही वैल्यू है जो 0 की है। तो या तो हमें 0 की जरूरत पड़ेगी, S2 का मतलब 180 की, तो हमें या तो 180 की, S3 120 और S4 90। तो हमें ये 3-4 वैल्यू की जरूरत पड़ती है, पर मैंने आपके सामने पूरी बना दी है। और ये याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसलिए मैंने आपके सामने ये पूरा बनाया है। और याद करने का तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे हम इसको याद करेंगे। देखिए, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखा साइन थीटा, ठीक है, ये लिख दिया आपने कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से शुरू करी, ये 0 लिखा। 0 के बाद हमें 30 लिखना है, 30 के बाद हमें 45 लिखना है, फिर 60 और फिर 90। बस आपने सिर्फ इतना याद करना है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ वैल्यूज़ कैसे याद करेंगे, तो आपने लिखा ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और फिर इसको डिवाइड कर दिया बाय 4 से, सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, और फिर इसका अंडर रूट ले लिया। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2। क्यों, अंडर रूट 1/4 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, 1/√2। ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1। तो यही तो यहाँ पर भी लिखा है, यह है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3, 1। बस आपने इतना याद कर लिया। इसके बाद आपने जो एंगल्स बनाए हैं, तो देखिए यहाँ ये ठीक उल्टा चलता है। मतलब अब 1 तक तो हमने लिख लिया, अब इसके, हाँ अभी मैं कॉस थीटा की और बता देती हूँ। पहले कॉस थीटा में आपने क्या करना है, इसी सिचुएशन को आपने उल्टा करके, इसी सीक्वेंस को आपने उल्टा करके लिखना है। अगर यहाँ 1 था तो पहले 1 यहाँ लिखेंगे, फिर आप 3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये एंगल आप याद कर लीजिए कि किस सीरीज में लिखे हैं। पहले 30 डिग्री का डिफरेंस है, फिर 15 डिग्री का डिफरेंस है, फिर 15 का है और फिर 30 का है। यानी कॉर्नर कॉर्नर में 30 और बीच में दोनों 15 है। ठीक है, इतना डिफरेंस है। और 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और फिर डिवाइड कर दिया 4 से, फिर इनका अंडर रूट ले लिया। जो भी ये सॉल्व करके आया बस वो वैल्यूज आपने यहाँ पर लिख दी, जो भी इनको सॉल्व करके आया। 1/√1/4, 1/2 होता है √2/4, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 90 से फिर हम आगे जाएंगे। जब हम 90 से आगे जाएंगे, क्योंकि हम पीछे गए थे तो 30 डिग्री का डिफरेंस, क्योंकि हम स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, फिर से हम 30 डिग्री का डिफरेंस लेंगे, तो 30 डिग्री के डिफरेंस में हमारा 120 आ जाएगा। फिर हमने 15 का डिफरेंस लिया था तो 135 आ जाएगा, फिर 15 का लिया था तो 150 आ जाएगा, और फिर हमारा 30 का था तो 180 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी वैल्यू को उल्टा करके लिख देना है। यानी यहाँ पर, यहाँ तक आपने लिख लिया 1। अब इसके पहले क्या था, 1 √3/2, फिर क्या था 1/2,
√2, फिर क्या था 1/2 और फिर क्या था 0। तो यहाँ तक आपको याद है, तो इसी सीरीज़ को आपने उल्टा करके लिखा, कॉस थीटा के लिए इसी सीरीज़ को आपने उल्टा करके लिखा, और अब जब आप कॉस थीटा की आगे वाली वैल्यूज़ लिखेंगे इसी सीरीज़ को उल्टा करके लिखेंगे, लेकिन माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो यानी अगर ये 1/2 है तो आप -1/2, फिर -1/√2, फिर -√3/2, फिर -1, ठीक। और इसके आगे आप 360 लिखना चाहें तो 360 की वही वैल्यू है जो 0 और 1 की है। तो यही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर ये आपकी स्क्रीन में नहीं आ रहा है कॉर्नर में, या फिर ये शुरू में नहीं आ रहा है, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है थीटा, फिर लिखा हुआ है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था हमारी, जितनी भी हमने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े थे पाँचों के पाँचों का। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मैट्रिक्स आपको कैसे बनानी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, यही सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंस है। अब आगे जाके कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।